हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टॉक डॉक्टर आर में स्वागत है। बहुत से लोग जो इस चैनल को ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि इस चैनल पे हम प्योर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो आज हम एक स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है आरबीएल बैंक। तो डिटेल एनालिसिस करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करेंगे तो इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस पोस्ट करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं जनरली यूएस स्टॉक इंडेक्स, यूएस मार्केट के इंडेक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। और जब भी मुझे कोई रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के लिए, तो मैं उसका एनालिसिस करता हूँ और इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ ताकि आप सभी लोगों को उसका बेनिफिट हो। तो चलिए हम एनालिसिस करेंगे आरबीएल बैंक का। तो हम एनालिसिस करने के लिए अपने सबसे फेवरेट एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसका नाम है tradingview.com। तो आप देखिए कि ये है डे चार्ट, ठीक है, टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। और आप देखोगे इस पे रिसेंटली इसमें एक हरकत हुई है जहां पे स्टॉक कम से कम 18% गैप डाउन ओपन किया हुआ है 27 दिसंबर मंडे को। अभी इसका रीजन जो है वो ये है कि आरबीआई ने योगेश दयाल नाम के एक आदमी को एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अप्रूव किया हुआ है, बिकॉज विश्व विश्ववीर आहूजा जो एमडी एंड सीईओ थे आरबीएल बैंक के, वो इंटरिम लीव पे गए हुए हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो RBI appointed Yogesh Dayal as an additional director and board agreed to approve the leave request of Vishwavir Ahuja, MD and CEO, and appointed Rajiv Ahuja, interim MD and CEO. This has led to a significant correction in the stock price as the street perceived it negatively. ठीक है, तो बाजार को ये चीज जो है अच्छी नहीं लगी और इसके वजह से ये जो आरबीएल बैंक का स्टॉक है ये नीचे गया। अब एक सवाल उठता है, व्हाट इन्वेस्टर्स शुड डू, राइट? He further says that the asset quality of the bank is not very promising, which is evident in its quarterly results, with gross NPAs rising quarter on quarter. मीन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, जो कि एक निगेटिव बात है। इन्वेस्टर मस्ट नॉट बी हैस्टी टू एक्वायर मोर नाउ बट वेट एज देयर माइट बी अ रेगुलरिटी इश्यूज, सेड बाल बद्रुनी। ठीक है, तो ये थी इस स्टॉक के बारे में न्यूज। अब हम इसको टेक्निकली एनालाइज करेंगे और रिलेट करेंगे कि जो न्यूज आई है और जो यहाँ पे बोला गया है क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या स्टॉक पे। तो हम यहाँ पे आके देखेंगे डे चार्ट पे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टॉक को ये जो 160 से 155 का जोन था, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। और आप देख सकते हो कि ये सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल वे में ब्रेक किया गया मंडे के सत्र में। और आप देखोगे कि बहुत विथ ह्यूज वॉल्यूम, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे कि 160 से 155 जो लेवल था वो कितना क्रूशियल था, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, राइट? आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 बार उसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया था और वो सपोर्ट हाई विथ हाई वॉल्यूम ब्रेक हुआ है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी बहुत नेगेटिव जोन में है। अब आप देखोगे कि इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आ रहा है 135 लेवल पे। आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो रेड लाइन है, ये 135 की जो लेवल है ये अभी इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट है।
ऑन द क्लोजिंग बेसिस। मंडे को जब ये खुला था तब इसने लो किया था, आप देख सकते हो 130 का लो किया हुआ है, बट ये उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज हुआ 140 के ऊपर। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये स्टॉक 135 के नीचे क्लोज करता है तो ये 110 से 100 रुपए के रेंज में जाने की शक्यता महसूस करता है। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर ये स्टॉक 135 के नीचे क्लोज करता है 1 या 2 दिन के लिए, तो ये स्टॉक 110 से 100 रुपीज के पास जाने की शक्यता है। अब अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 135 को, राइट, तो अब इस स्टॉक में अपसाइड कब बन सकती है? तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं अभी की प्राइस एक्शन देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 135 के पास ना जाते हुए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस जो इसका पहले का सपोर्ट था, जिसको हमने रेजिस्टेंस माना हुआ है अभी, जैसे कि 155 टू 160 लेवल, मेरा ये मानना है कि हाई हाई प्रोबेबिलिटी से ये इस लेवल पे जाने की शक्यता है, यानी 145 यहाँ से 10 से 15 रुपए ऊपर जाने की बहुत तेज शक्यता मुझे महसूस हो रही है। और अगर ये 160 के लेवल को कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है, राइट, और उसके ऊपर जैसे जाना चालू करेगा, तो मुझे लगता है कि ये वापस एक बार 185 के लेवल के पास जा सकता है। तो अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो इसको 135 की एक जो रेंज है वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट के हिसाब से होल्ड करो, और 100 रुपीज जो है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है वो 135 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के 160 और 185 रुपीज के लक्ष्य के लिए जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी आने की संभावना कब होगी, तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी आने की संभावना होगी जब ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो जो दो पैरेलल लाइन बनाई है मैंने, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको जिस दिन वो क्रॉस करके एक 220 के ऊपर जब अपनी लेवल बनाएगा, ठीक है, 280 के ऊपर जब अपनी लेवल बनाएगा, 220 के ऊपर जब एक लेवल बनाएगा, तब ये स्टॉक में एक बेहतरीन अपसाइड आ सकती है। और वो अपसाइड जो आएगी वो 250 से लेके 280 के लेवल तक की होगी, 250 से लेके 280 के लेवल की होगी। तो मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक पे आप अगर कंजर्वेटिव बायर हो तो आप 210 के ऊपर का एक अलर्ट लगा के रखिए। जब ये स्टॉक 280 210 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तब आप उस पे नजर बना के रखिए, थोड़ी सी पोजीशन 210 के ऊपर बनाइए, और जिस दिन वो 220 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तब आप उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, और आप 250 और 280 का एक लक्ष्य रख सकते हैं। तो ये रहा टेक्निकल फ्रंट इस स्टॉक के लिए। अभी हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे। तो हम जाएंगे tickertape.com के ऊपर। अभी इस पे आप देखोगे तो हम जाएंगे फाइनेंशियल्स पे, तो आप देखो इसमें हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम एंड इंक्रीज मार्केट शेयर करके ये इनकम स्टेटमेंट के बारे में बोला गया हुआ है। बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। होल्डिंग्स के पास जाते हैं, राइट। देखो, total promoter holding in last 6 months, promoter holding in the company has almost stayed constant. Low pledged promoter holding is insignificant, which is good news। यानी प्रमोटर्स जो है इस कंपनी के, उन्होंने जो स्टॉक्स है वो ज्यादा प्लेज नहीं किए, यानी वो उनको ज्यादा गिरवी रखा गया नहीं है, वो उनके पास ही है, जो कि एक गुड न्यूज है इस स्टॉक के लिए। इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग, लास्ट 3 मंथ्स में म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इनके अंदर 2.27% से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, यानी स्टॉक्स जो है वो बाय किए हुए। अभी एक निगेटिव न्यूज ये है कि decrease in foreign institutional holding in last 3 months, foreign institutional holding of the company has decreased by 3.2%। तो
और इसमें एक चीज आपको ये जाननी है कि लास्ट ईयर ओके, जो ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती थी, तो 2017 से डेटा है हमारे पास, जिसमें 2017 में 1.8 का डिविडेंड दिया है, 2018 में 2.1 का डिविडेंड दिया है, 2019 में 2.70, 2020 में 1.50, बट 2021 में इसने एक भी डिविडेंड दिया हुआ नहीं है दोस्तों। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए। तो अगर हम ये सब मिला के अगर हम बात करें, तो स्टॉक जो है वो सो परफॉर्म कर रहा है, राइट। अगर हम फंडामेंटली देखें तो बस, अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो जो मैंने लेवल्स बताई है उस लेवल पे ध्यान रखना। जो स्टॉक जो ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं वो कौन सा स्टॉप लॉस के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा हो, तो आप इस टॉक को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लाइक कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके दोस्त और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का फायदा हो और वो अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है वो केयरफुली ले। तो लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर। थैंक यू।